हेलो बच्चों, मैं अमित साहू। मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट। ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और साथ ही साथ जेई मेंस एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में स्पेशली यहाँ से थ्योरी भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। तो इसलिए अपन डेरिवेशन को साथ लेते हुए आगे कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उस करेंट कैरिंग कॉइल के कारण, वो अपने को क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया? एक सर्कुलर कॉइल बना दिया। ठीक है, अब इस सर्कुलर कॉइल में यहाँ पे थोड़ा सा गैप करिएगा, है ना, एकदम नेग्लिजिबल गैप रहता है ताकि करंट यहाँ से आसानी से फ्लो हो सके और सेकंड कॉर्नर से करंट क्या हो सके? वापस हो सके। तो मान लो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। तो ये हमारा सर्कुलर कॉइल हो गया। इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए यहाँ पे फील्ड कैसे जनरेट होगा? इस तरीके से चारों तरफ क्या होगा? यहाँ पे फील्ड जनरेट होगा। उस फील्ड की वैल्यू निकालना है कि इसके सेंटर पे कितना फील्ड होगा, ये अपने को क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। इतना समझ में आ गया? तो इस सर्कुलर कॉइल के कारण क्या हो रहा है? करंट, सर्कुलर कॉइल पे करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण इसके सेंटर पे क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को बायो सेवर्ट लगाना पड़ेगा। तो बायो सेवर्ट के लिए अपने क्या चाहिए? करंट एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया एक छोटा सा करंट एलिमेंट क्या है? DL है। इस करंट एलिमेंट DL का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से मान लो कितना है? स्मॉल r। इसके सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल r डिस्टेंस पे है। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए R और DL के बीच का एंगल कितना होगा? यहाँ पे 90 डिग्री। तो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे DL और R के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण कितना फील्ड होगा वो कैलकुलेट करूंगा। फिर जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो किसका निकल जाएगा? पूरे सर्कुलर कॉइल का क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? बायो सेवर्ट लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग बायो सेवर्ट लॉ, अप्लाइंग बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या बोलता भाई? dB इज इक्व टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट कितनी है? I। करंट एलिमेंट कितना है? DL, IDL। साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है? R और DL के बीच का एंगल। थीटा मीन्स होता है 90 डिग्री। किसके बीच का एंगल है? R और DL का बीच का एंगल है। एंगल बिटवीन R एंड DL इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगी साइन 90 अपॉन होता है क्या? R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है DL का सेंटर O से कितना है? स्मॉल r डिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती? 1 होती। तो यहाँ पे आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 1 अपॉन हो जाएगी R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया अपना बायो सेवर्ट लॉ से इस स्मॉल एलिमेंट के कारण सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपन कैलकुलेट कर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा? यहाँ से चारों तरफ आउटवर्ड रहेगा और सेंटर पे कैसा होगा? इनवर्ड होगा। सेंटर पे कैसा होगा? इनवर्ड होगा। इसी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करिए। फिलहाल तो अपन DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, कितना है? dB है। स्मॉल एलिमेंट DL के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? dB है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरे कॉइल का, सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड at the center of the coil can be calculated by integration। ठीक है, अपने को जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dB क्या हो जाएगी? B। इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू आ जाएगी B इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे R स्क्वायर लिखते हैं
और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और डीएल क्या है, एक छोटा सा करेंट एलिमेंट है, लेकिन पूरे का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर कॉइल, होल सर्कुलर कॉइल। किसके लिए, होल सर्कुलर कॉइल के लिए। तो होल सर्कुलर कॉइल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फॉर होल कॉइल, फॉर होल कॉइल। तो होल कॉइल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू देखिए, तो डीएल 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 ऐसे ऐसे करके कितने सारे पार्ट होंगे, डीएल 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 डीएल, तो क्या बनाएगा, एक सर्कुलर वायर बनाएगा। और सर्कुलर वायर का जो डीएल डीएल मिला के टोटल जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसका सरकमफेरेंस होता है। क्या होता है, सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू आ जाएगी 2πr। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो डीएल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2πr आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू। क्योंकि डीएल डीएल अपन अगर पार्ट देखें तो पूरा क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। और सर्कल के लिए आप देख सकते हैं डीएल की इंटीग्रेशन करने से वो क्या आएगी, 2πr आएगी। इतना क्लियर हो गया। तो डीएल मतलब एक छोटा पार्ट, और पूरा डीएल 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 अपन लिखते जाएंगे तो क्या बनाएगा, एक सर्कुलर कॉइल बनाएगा। सर्कुलर कॉइल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, b इज इक्वल टू μ0 I/4πr², और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2πr। अब यहाँ से ये r कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक पाई भी कैंसिल हो गया, और ये 2 2 ज़ा 4 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई μ0 I/2r। तो ये होता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, μ0 I अपॉन कितनी होती है, 2r होती है। इतना क्लियर हुआ। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट है, ये नोट कर लेते हैं। इफ़ n नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द कॉइल, प्रेजेंट इन द कॉइल, इन द कॉइल, अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो n का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा μ0 Ni/2r। μ0 Ni अपॉन क्या आ जाएगी, 2r आ जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। अगर सर्कुलर कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, b इज इक्वल टू μ0 Ni/2r। ये उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जस्ट स्टेट कंडक्टर की बात करें अपन, स्टेट कंडक्टर μ0 I अपॉन क्या होता है, यहाँ पे 2πr होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पे पाई लग जाता है। समझ में आ गया, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया स्टेट कंडक्टर के बारे में। इतना क्लियर हुआ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको सर्कुलर कॉइल बनाना है, बायो सेवर्ट लॉ लगा के स्मॉल करंट एलिमेंट का क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद आप उसको इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, पूरे उस सर्कुलर कॉइल का क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम सर्कुलर कॉइल का क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट न्यूमेरिकल बोलता है, लेट एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द पाथ ऑफ रेडियस 5.1 × 10⁻⁻11 मीटर। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस दी हुई कितनी सर्कुलर कॉइल की, r इज इक्वल टू 5.1 × 10⁻11 मीटर। ये आपको सर्कुलर कॉइल की क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। तो ये क्या बन गया, एक सर्कुलर लूप बन गया। ठीक। अब देखिए इसका जो रेडियस है वो अपने को दिया हुआ है r की वैल्यू 5.1 × 10 की पावर क्या दी हुई, -11 अपने को दी हुई है। और इसकी साथ ही साथ क्या दी हुई, फ्रिक्वेंसी दी हुई कितनी, 6.8 × 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये अपने को क्या दी हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। आपको इसके सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने पढ़ा है b इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है μ0 I अपॉन क्या होता है, 2r। ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है। μ0 I अपॉन क्या होती है, 2r होती है। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के सबसे पहले देखिए यहाँ पे r तो गिवन है बट मेरे को करंट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी से करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वी कैन राइट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, 1 अपॉन T इज इक्वल टू दैट इज Q इंटू F। अब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, तो Q मतलब जो सर्कुलेट हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी डायरेक्टली दी हुई, 6.8 × 10⁻15 रिवॉल्यूशन
पर सेकेंड। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.8 इंटू 1.6, 10.88 इंटू -19 प्लस 15, 10 की पावर -4। करेंट है इसलिए क्या हो जाएगी वैल्यू एम्पियर में हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, एम्पियर की वैल्यू। ये पॉइंट याद रखना आप जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे Q अपॉन टी में यहाँ पे 1 अपॉन टी जो होता है फ्रीक्वेंसी। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रीक्वेंसी से करंट कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड से क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आंसर 10.88 × 10 की पावर -4 एम्पियर क्या आ गई, करंट आ गई। अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, आपको पता है म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर क्या होती है, -7 होती है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आई, 10.88 इंटू 10 की पावर -4। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू डायरेक्टली अपने को दी हुई कितनी, 5.1 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपन तो इसका आंसर आएगा 13.39 टेस्ला। और इसी को चाहे तो अप्रॉक्सीमेट अपन लिख सकते हैं 13.4 टेस्ला। तो ये आपका आंसर होगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन अगर इस पे सर्कुलेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसके कारण क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। और उस करंट के कारण क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी उसके सेंटर पे कितनी होगी, 13.4 टेस्ला की होगी। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना चाह रहा है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो फिर से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। मतलब ये क्या बन गया, एक सर्कुलर वायर बन गया। ठीक है। ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसकी रेडियस दी हुई है आर की वैल्यू, मतलब यहाँ पे आर दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10 मीटर। ये अपने को रेडियस दी हुई है। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, उसने फ्रीक्वेंसी दी थी, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो v इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या दी हुई है, उसकी स्पीड दी हुई है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर। सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या होती है, फार्मूला 2r होती है। तो फिर से यहाँ पे बात ये आती है कि करेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो करेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। अगर टी को मैं टाइम पीरियड लेता हूँ एक साइकिल का, ठीक है, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2πr। तो हमें पता है यहाँ पे वेयर टी टाइम होता है, टी क्या होता है, टाइम, और टाइम होता है क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो डिस्टेंस अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, स्पीड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। अब डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए एक साइकिल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, सरकमफरेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 2πr। और स्पीड कितनी दी हुई है अपने को, v दी हुई है। यहाँ पे स्पीड कितनी दी हुई है, v दी हुई है। तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में 2πr, और स्पीड दी हुई है v। तो ये टाइम पीरियड अगर लेके चलेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक साइकिल के लिए, 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं q अपॉन 2πr अपॉन v, मतलब इंटू क्या हो जाएगी, v। अब यहाँ पे देखिए q की वैल्यू क्या होगी। तो q की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यहाँ पे, रिवॉल्व हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर क्या होती है, -19 होती है। अब जो वेलोसिटी है वो अपने को चेक करनी। तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये अपने को क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, इंटू 2π, पाई 3.14 या 22.7 ले सकते हैं आप। आगे r की वैल्यू, तो r की डायरेक्टली वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10 मीटर, ये अपने को दी हुई है। तो जब अपन यहाँ के कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट की। तो कैलकुलेट करने के बाद जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है 2.04 इंटू 10 की पावर -3। करंट है इसलिए क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, करंट की। तो लॉजिक इसी में था, ये लॉजिक आपको समझना था कि ये कैसे निकालेंगे अपन टाइम की वैल्यू। टाइम की वैल्यू निकल गया तो करंट आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा चेंज था। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए फिर से अब क्या निकालना, अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए म्यू नॉट की वैल्यू अपने को पता है 4π इंटू 10 की पावर क्या होती है, -7 होती है। आई हमने जस्ट कैलकुलेट किया 2.04 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर।
और अपॉन 2r, r दिया 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा सेंटर पे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 25.6 टेस्ला। तो मतलब इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 25.6 टेस्ले का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करके बनाइए और बनाने के बाद ये आंसर लाइए। अगर ये आंसर आता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 25.6 टेस्ला। तो इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 25.6 टेस्ला का। बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको फिर से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से नोट कर लो। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से, और डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिए। सामने मैंने आंसर ही मेंशन कर दिया है, फार्मूला लगाइए, कैलकुलेट करिए। सेकंड क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और जेई मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, तो आप ये 2 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। और आपने देखा होगा मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी के साथ साथ मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराया, न्यूमेरिकल साथ मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।